देखो यार, ये देखो बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज बाबा की बात हो रही है तो इसके पहले वाला लेक्चर आप लोगों ने देखा जरूर होगा, जिसके अंदर मैंने और डेरिवेशन में ही सब कुछ दम है और डेरिवेशन में ही बहुत सारे लोग कम हो जाते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम बात कर रहे हैं बर्नौलीज बाबा के एप्लीकेशन का, और एप्लीकेशन के अंदर हम बात कर रहे हैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स, इसके बाद वेंचुरी ट्यूब, इसके बाद गाइस एरोप्लेन किस तरह से लिफ्ट होता है ये चीजें हम समझने वाले हैं। फिर इसके बाद एटोमाइजर किस तरह से वर्क करता है वो फाइंड करना है, और फिर भाई तूफान में हमारा छप्पर किस तरह से उड़ जाता है वो भी हम करने वाले कि हम अपने छप्पर को बचा ले। तो भाई इतनी सारी चीजें इसमें हम समझने वाले हैं। अगर मैं आपको समझाना चाहूंगा इसकी, जो हमारा स्पीड ऑफ इफ्लक्स है और जो हमारा वेंचुरी ट्यूब है, इस दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों का डेरिवेशन, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, इसके फॉर्मूले, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सभी पार्ट तो थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें बस एक ही कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया पूरा क्लियर हो गया, पूरी कहानी खत्म हो गई। तो चलो सबसे पहले स्पीड ऑफ इफ्लक्स। स्पीड ऑफ ई फ्लक्स को समझने से पहले हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेगी कि भाई ई फ्लक्स क्या होता है। स्पीड तो आपको पता है, ई फ्लक्स क्या होता है। ई फ्लक्स मतलब फ्लूइड का बाहर आना, कंटेनर से फ्लूइड का फ्लो बाहर आना उसी को हम ई फ्लक्स बोलते हैं। तो जिस स्पीड से बाहर आ रहा है उसी को इस डेरिवेशन में हम क्या करते हैं, फाइंड करते गए। 100 की सीधी बात। अगर मैं आपको बताना चाहूं, यहां अगर आप ध्यान दोगे अच्छे से तो यहां पर क्लियर हो जाएगा एक चीज। इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, भाई बड़ा हो जा। ये देखो, ये ऊपर वाला इनलेट पार्ट और ये नीचे वाला आउटलेट पार्ट। तो यहाँ का जो यहाँ जो प्रेशर एक्ट हो रहा है, सिंपल सी बात है, ये भी एटमॉस्फेयर में, तो यहाँ पे जो प्रेशर एक्ट हो रहा है ये भी पी नॉट ही होगा। यहाँ की एरिया को हमने A1 ले लिया, और यहाँ जो प्रेशर एक्ट हो रहा है वो, यहाँ जो स्पीड है उसको हमने क्या ले लिया, V1 ले लिया। क्लियर। अब इसके बाद गाइस जो आउटलेट है हमारा, ये आउटलेट, इस आउटलेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ जो एरिया है उसको मैंने क्या ले लिया, A2 ले लिया। और यहां से आउटलेट बाहर जा रहा है, मतलब यहां भी कौन प्रेशर लगाएगा, नीचे से एटमॉस्फेयर ही लगाएगा। तो यहां भी जो प्रेशर एक्ट हो रहा है, जो प्रेशर यहां लग रहा है वही प्रेशर यहां भी लगेगा, क्योंकि यहां भी एटमॉस्फेयर ही था और यहां भी ओपन पार्ट है ना, तो यहां भी जो प्रेशर लगाएगा वो एटमॉस्फेयर ही लगाएगा, इसलिए यहां भी पी नॉट हो गया। इसके साथ ही गाइस यहाँ की जो वेलोसिटी है जो मुझे फाइंड करनी है, कि कितने स्पीड से इस जगह से जो फ्लूइड है बाहर निकल रहा है, वो ये है। तो यहाँ का जो स्पीड है वी नॉट ले लूंगा। अब गाइस यहां से यहां तक का जो हमारा डिस्टेंस है, जो हाइट है, उसको हमने क्या ले लिया, एच ले लिया। अब भाई ये तो आउटलेट का पार्ट है, आउटलेट का पार्ट का हाइट कितना है, यही आउटलेट का पार्ट है ना, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, इसका हाइट हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा, 0। तो H2 अगर आप कंसिडर करना चाहते हैं, H1 कंसिडर, क्योंकि इसके अंदर एक ही H है, इसलिए इसमें H1 H2 नहीं लिया, क्योंकि देखो यहां से यहां तक ये हमने H लिया हुआ है। और अगर मैं इसकी बात करूं, आउटलेट तो यही है ना, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर। तो मैंने इतनी सब चीजें बता दी। अब बात करेंगे हम डेरिवेशन की मेरे दोस्त, और डेरिवेशन में ही सब कुछ दम है और डेरिवेशन में ही बहुत सारे लोग कम हो जाते हैं। तो चलो हम डेरिवेशन आपको समझाएंगे। देखो एक झटके में डेरिवेशन समझ में आए, बस आपका ध्यान यहां होना चाहिए। और गाइज आप सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये नोट्स पूरा का पूरा हैंड रिटन नोट्स मैं आपको देने वाला हूं, वो हमारा मिलने वाला हमारे आपके अपने टेलीग्राम पे। तो भाई ध्यान दो, यहाँ बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज बाबा की बात हो रही है तो इसके पहले वाला लेक्चर आप लोगों ने देखा जरूर होगा, जिसके अंदर मैंने आप सभी को बताया था कि बर्नौलीज इक्वेशन कैसे होता है, कैसे फाइंड करते हैं, सभी चीजें मैंने बताई थी उसके अंदर। और आज तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें देखने वाले, कुछ एक्सपेरिमेंट भी करने वाले। देखो मैं लेके आया, देखो ये देखो, ये देखो लेके आया। ये सर क्या है बताता हूँ, ऐड नहीं कर रहा हूँ पार्क एवेन्यू का, इतना बड़ा हो सकता है आगे जाकर स्पॉन्सर मिले। सो भाई ये देखो, अब मैं इसको प्रूफ करता हूं। बर्नौलीज इक्वेशन अगर आपको याद होगा, इनलेट और आउटलेट, ओके, दोनों का मैंने अलग करके दिया था, जो था हमारा P1 प्लस ये काइनेटिक, ये प्रेशर एनर्जी इनलेट साइड का, रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH काइनेटिक पोटेंशियल इनलेट और आउटलेट साइड का। ये मैं पहले एक बार आपको लिख के पुराना याद दिला देता हूं, फिर इसके बाद P2, इसको थोड़ा हम छोटा कर देते हैं, P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो G, ये तो कांस्टेंट होगा H2, यही था हमारा। अब गाइस इसके अंदर देखो, इसको मैं इसकी तरह कन्वर्ट करूंगा जो रिक्वायरमेंट है, तो P1 के जगह P0 हो जाएगा, क्योंकि यह ऊपर के साइड एटमॉस्फेरिक एक्ट हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा है। 1/2 रो V1 स्क्वायर, ये तो सेम वही रहेगा। अब गाइस यहां ध्यान दो, रो
रो जी, H1 की जगह ओनली H होगा, क्योंकि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, जो हाइट है, वो क्या लिया हुआ है, H लिया हुआ है। इसके बाद गाइस P2 की जगह भी सेम P0 होगा, क्योंकि यहां भी सेम प्रेशर एक्ट हो रहा, तो वो P0 हो जाएगा, यहां भी सेम, प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर। अब ये तो रहेगा ही नहीं ना, क्योंकि हाइट देखो, हाइट तो यही है, हाइट तो जीरो होगी, अगर ये जीरो हो गया तो ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी, जीरो हो गई। इसीलिए ये अब इक्वेशन को लेके हम आगे सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ से P0, ये P0 दोनों साइड सेम है, तो P0 कैंसल, यहाँ क्या बचेगा 1/2। एक चीज और निकल रहा है, बट पहले मैं निकाल दूं, फिर इसके बाद मैं आपको एक एक करके अच्छे से बताता हूँ। रो जी एच 1/2 रो V2 स्क्वायर। अब देखो इसमें भी रो है, रो है, रो है, तो इस साइड से रो निकल के इधर का रो कैंसिल हो गया। अब क्या बचा बस देखो 1/2 V1 स्क्वायर प्लस GH इक्वल 1/2 V2 स्क्वायर। क्लियर? ध्यान दो गाइस एकदम अच्छे से। अब गाइस मैं क्या करूंगा, हमें पता है कंटिन्यूटी इक्वेशन हमने पढ़ा था, इसको मैं अलग कलर में ले लेता हूं। कंटिन्यूटी इक्वेशन हमने पढ़ा था, वो ये था, कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको याद होगा, A1 V1 इक्वल A2 V2। अब मुझे इस V, क्योंकि देखो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे V2 फाइंड करना है कि कितने स्पीड से ये बाहर निकल रहा है, तो ये फ्लूइड कितने स्पीड से बाहर निकल, कंटेनर से किस स्पीड से बाहर निकल रहा है, मुझे ये फाइंड करना है, मतलब मुझे V2 फाइंड करना है। तो पूरे इक्वेशन को V2 में कन्वर्ट कर देंगे, ये तो V2 में है, ये भी V1 नहीं चाहिए, इसको भी V2 में कन्वर्ट करेंगे। V2 में कन्वर्ट करने के लिए अपने पास बस एक ही ऑप्शन है, कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो मैं इसको उसी तरह कन्वर्ट करूंगा। देखो कैसे हो जाएगा, अभी ये V1 V2 हो जाएगा, तो V1 यहां हमें किसकी वैल्यू चाहिए, V1 की वैल्यू चाहिए, तो हमने कैसे किया, रुके रहो, ये V1 V2 हो जाएगा, बट हमें किसकी वैल्यू चाहिए, V1 की जगह V1 की वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, V1 इक्वल टू, अभी A1 डिवाइड में आ जाएगा A2 अपॉन A1, ये देखो A2 और A1 डिवाइड में आ गया, और ये V2। क्लियर? अब V1 की वैल्यू मिल गई हमें, इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड। अब गाइस अब सेम इस V1 के जगह पे हम किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी V1 की वैल्यू पुट कर देंगे बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो अब लिखते हैं 1/2 V1 के जगह पे A2 अपॉन A1, और स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर ये भी हो जाएगा, और आगे ये V1 की वैल्यू पूरी है ना, तो A2 अपॉन A1 स्क्वायर, V2 का स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा V1 स्क्वायर है, इसलिए मुझे पूरी वैल्यू को स्क्वायर देना पड़ेगा, प्लस आगे क्या, प्लस GH इक्वल 1/2 V2 का स्क्वायर। क्लियर? हमारा पर एम क्या है, आपको याद होगा, हमारा एम है V2 निकालना। क्या एम है, V2 निकालना। अब देखो ध्यान से अच्छे से, अब गाइस अगर मैं पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं, क्यों कर रहा हूं आपको समझ में आएगा, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करो, तो यहां से 2 से, सॉरी मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बोल रहा हूं, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, पूरे इक्वेशन, तो 2 से अगर यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां बस क्या बचेगा, यहां क्या बचेगा, बस A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर, V2 का स्क्वायर, यहां ये बचेगा, क्योंकि 2 तो कैंसिल हो गया, और यहां डिवाइड में 2 नहीं है, तो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि मैं पूरे इक्वेशन को 2 से क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई, ये पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, यहां 2 मल्टीप्लाई करूंगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां तो कुछ नहीं है, तो 2GH मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल, अब यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 क्या हो जाएगा, फिर से कैंसिल, ये बचेगा V2 का स्क्वायर। क्लियर? अब गाइस मैं क्या करूंगा, ये वाले पूरे टर्म को इस साइड, क्योंकि V2 को V2 के पास लेके चले जाऊंगा, तो 2GH इक्वल V2 का स्क्वायर माइनस A2 अपॉन A1 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर। ओके, अब देखो ये पूरे को मैं उस साइड लेके चला गया। अब ध्यान दो अच्छे से, दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है, क्या कॉमन निकल रहा है मेरे दोस्त, V2 कॉमन निकल रहा है, तो V2 कॉमन निकल रहा है, तो इस साइड क्या बचेगा, पहले देख लो, 1 माइनस V2 दोनों में से कॉमन आ गया ना, चलो मैं इधर ऐसे निकाल लेता हूँ, चलो, तो दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, V2 स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो अंदर क्या बचा, V2, इधर से V2 और इधर से V2, इस साइड क्या बचा, 1 बचा माइनस
इधर क्या बचा, इधर बचा A2 स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर। ओके, ये देखो दोनों साइड से मैंने V2 निकाल लिया। यहाँ क्या बचा, 1 बचा, माइनस यहां से V2 जा चुका है, क्या बचा A2 अपॉन A1 का स्क्वायर। क्लियर, और इक्वल टू क्या था इधर 2GH। अब गाइस, अब हमें डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। अब डायग्राम आ जा मेरे दोस्त, नीचे आ जा, नीचे आ जा, नीचे आ जा। ये देखो, ये डायग्राम को अच्छे से देखो। ऊपर वाले के कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में ये एरिया बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है। तो हम यहां लिखेंगे बट A2 वेरी वेरी लेस देन A1। A1 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटा है। और जब ऐसा कंडीशन हो कि बहुत ज्यादा निग्लिजिबल हो तो उस कंडीशन को हम जीरो ले लेते हैं। अगर ये जीरो हो गया तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आया? और ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बस क्या बचेगा, 1 बचेगा। और V2 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, V2 1 सा V2 ही होगा। समझ आया? ये पूरी वैल्यू जीरो हो गई। यहाँ बस क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1। और 1 को ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो V2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो V2 ही बचेगा। तो इसलिए फाइनल रिजल्ट हमारा क्या बचेगा, 2GH इक्वल V2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर इक्वल किस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा 2GH। और ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन किसके लिए, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स के लिए। तो इस तरह से कंटेनर से फ्लूइड स्पीड में क्या आता है, बाहर आता है। इसकी वैल्यू हम रखेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है हमारा वेंचुरी ट्यूब। वेंचुरी ट्यूब क्या होता है पहले वो अच्छे से समझ लो। गाइस, आपको इस ट्यूब के अंदर ना जगह जगह पे सबका क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग दिख रहा है। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर उसी टाइम के अंदर रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड कितना होगा, और उसी टाइम के अंदर इस जगह पे इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड कितना होगा, इसको हम फाइंड करते हैं वेंचुरी ट्यूब से। और गाइस, ये जो दिख रहा है ना, ये जो कॉलम्स जो दिख रहा है, ये जो ट्यूब्स दोनों दिख रहा है, ये हमें ये बताता है कि इस जगह पे इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितना प्रेशर है और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितना प्रेशर है, वो ये ट्यूब बताता है गाइस। और दोनों कॉलम के बीच का जो डिफरेंस है, जो प्रेशर डिफरेंस है, उसको हमने किससे डिनोट किया, H से किया हुआ है। तो भाई आपको समझ में आ गया वेंचुरी ट्यूब क्या बताता है कि डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड है वो कितना है, वो हम इसी ट्यूब से क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो चलो कुछ बातें इसके अंदर की चीजें हम पहले समझ लेते हैं फटाफट। देखो, यहां जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको हमने A1 लिया हुआ है, ओके। यहां जो स्पीड है उसको V1 लिया हुआ है, यहां जो प्रेशर होगा उसको P1 लिया हुआ है। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से जितने स्पीड से फ्लूइड बाहर आएगा उसको V2 लिया हुआ है, यहां जो प्रेशर होगा उसको P2 लिया है, यहां जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको A2 लिया है, ओके। अब गाइस, आप सभी को मैंने पहले ही बता दिया कि इस जगह पे, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जितना प्रेशर होगा, प्रेशर कम है ज्यादा है जो भी है, ये हमें ये बताएगा, ये ओके, ये बताने वाला है। तो चलो भाई, इससे रिलेटेड जो डेरिवेशन है वो फटाक से कर लेते हैं एक झटके में, और बहुत सिंपल सा गाइस। बर्नौलीज इक्वेशन क्या था, बर्नौलीज इक्वेशन क्या था उसको समझो फटाक से। फिर से हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन एक बार हम लिख देते हैं आपके लिए। P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल इनलेट साइड, देन आउटलेट साइड क्या था, हम ऐसे ही, मैंने वाला ऐसे दिमाग में रख लो, कभी नहीं भूलोगे। ये H1 था और ये कितना था, H2 था, ओके क्लियर। अब गाइस, आप सभी को पता है कि ये देखो, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल, ये दोनों पॉइंट का हाइट सेम है, और हाइट सेम है तो भाई ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, एक ही लेवल पे है ना, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल। ये कैंसिल होगा तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और हमारे पास कितना बचेगा, P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इक्वल P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। क्लियर गाइस, ये एकदम दिमाग में फिट कर लो, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ओके, ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये दोनों की हाइट स्टार्टिंग पोजीशन है। अगर ये जीरो हो गया, ये भी उसी पॉइंट पे, ये भी उसी पॉइंट पे, अगर ये जीरो हो गया तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, और ये भी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास बस अगला
बर्नौलीज इक्वेशन का कितना पार्ट बचा, P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इक्वल P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हमें तो प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना है ना इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो हम P1 P2 इस साइड आया, P1 माइनस P2 इक्वल 1/2 रो V2 स्क्वायर, ये अंदर जाएगा 1/2 रो V1 स्क्वायर। क्लियर। अब गाइस P1 माइनस P2 दोनों में से 1/2 रो कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। क्लियर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब गाइस अगर ये हम डायग्राम को देखते हैं तो ये देखो, इसके अंदर ये जो फ्लूइड इसके अंदर ट्रैवल कर रहा था, इससे रिलेटेड हमने एक डेरिवेशन किया था। ये दोनों के अंदर जो प्रेशर डिफरेंस है P1 माइनस P2 रो हमने लिक्विड कॉलम वाला किया था, आपको याद होगा। इसके पहले जब जो सिलेंडर बीच में हमें इमेजिनरी सिलेंडर लिया था, उसका हमने उस पॉइंट पे आके कितना प्रेशर होगा वो हमने फाइंड किया था। तो दोनों के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है, लिक्विड तो सेम है तो जी वही रहेगा, रो वही रहेगा। देन इसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो सेम होता है, पर दोनों का हाइट डिफरेंस कितना h है, समझ में आया। ये दोनों का हाइट डिफरेंस कितना h है, तो ये गया रो जी एच इक्वल टू, सॉरी सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड मिल गया, ये दोनों सेम है। अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो सिंपल सी बात है, राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हमारा कैसे बन जाएगा ये देखो 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इक्वल रो जी एच। अब क्या करेंगे, दोनों साइड से रो क्या होगा, कैंसल, और ये 2 डिवाइड में इक्वल के साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2GH। और गाइस यही है हमारा वेंचुरी ट्यूब के द्वारा हमने क्या फाइंड किया, ये डेरिवेशन फाइंड किया। और ये डेरिवेशन मोस्टली गाइस हमें न्यूमेरिकल्स के लिए यूज होता है, और ये कभी कभार ये डेरिवेशन भी आ जाता है गाइस। देखो हमें क्या होगा, हमें V1 दिया रहेगा, H दिया रहेगा, G तो हमें पता ही है, हम इसको फाइंड करके V2 निकाल लेंगे कि वो जो दूसरा वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया उसमें से फ्लूइड का स्पीड कितना है। कभी कभार हमें V दिया रहता है, बड़ा वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया रहता है, H दिया रहता है, G दिया रहता है, और हमें क्या फाइंड करना आता है, अगर V2 दिया तो V1 फाइंड करना, V1 दिया तो V2 फाइंड करना है। तो इस तरह से हम स्पीड क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि उस एरिया में से कितना स्पीड, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया में फ्लूइड का स्पीड कितना होगा वेंचुरी ट्यूब से। तो भाई ये है एप्लीकेशन हमारा वेंचुरी ट्यूब का, और ये छोटा सा डेरिवेशन है। अब चलते हैं कुछ थ्योरेटिकल पार्ट जो बहुत सिंपल है। उसके पहले गाइस कुछ चीजें मैं आपको करके दिखाऊंगा। गाइस अभी एक चीज हो गया कि हमने पूरा खत्म कर दिया, बाद में पता चला हमें बीच में ही रिकॉर्डिंग बंद हो गई। क्या बोलते हैं यार, आज जो फिर से एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। आरो ही मुझे बताया चाचा बंद हो गया, तुझे कैसे पता चला? सो अब देखो मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं, जो अब पहले दिखा देता हूं फिर बताता हूं क्यों हो रहा है। कहने का देखो अभी ये नीचे क्या हो रहा है, देखो फिर से करो, आप भी करो। देखो यार ये देखो तो ऊपर है यार, मतलब ये क्या हो रहा है, लिफ्ट हो रहा है। पहले ये नीचे रहता है, लिफ्ट हो रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, आरो देखो क्यों ऐसा हो रहा है। जैसे हमने पेज के ऊपर एयर से ब्लो किया, हवा दिया, तो ऊपर की साइड, पेज के ऊपर की साइड क्या हुआ, एयर की स्पीड तो बढ़ गई पर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। और जस्ट इसके नीचे के साइड क्या हुआ, इसका उल्टा हुआ। क्या हुआ, नीचे के साइड जो एयर की स्पीड है वो एयर की स्पीड कम हो गई और प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। और प्रेशर नीचे के साइड प्रेशर ज्यादा हो गया, और नीचे के साइड सिंपल सी बात है, अगर नीचे के साइड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और ऊपर की साइड प्रेशर कम हो जाएगा तो ये कागज क्या होने लगेगा, लिफ्ट होने लगेगा। और इसी सभी का यूज करके एरोप्लेन हो गया, एटोमाइजर हो गया, और जो रूफ तूफान में उड़ जाता है इन्हीं रीजन के कारण उड़ता है। तो चलो इन सभी चीजों को समझते हैं। आरो देखो ये एरोप्लेन है, आप एरोप्लेन में बैठे हो? हाँ। कितनी बार? 2 बार। तो देखो अभी ये एरोप्लेन किस तरह से उड़ता है वो मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखना। अब अगर साइड से एरोप्लेन के साइड से देखोगे तो उसका विंग इस तरह से हमें दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है। ओके,
तो इसमें क्या होता है, जब एयर आ रहा है, एयर फ्लो ऊपर के साइड क्या होता है, डिस्टेंस ज्यादा होता है, और यहाँ वेलोसिटी, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा होता है, इसलिए वेलोसिटी क्या होती है, जो एयर की स्पीड है वो ज्यादा होती है, और एयर की स्पीड ज्यादा है तो प्रेशर क्या होता है, ऊपर के साइड कम होता है। नीचे के साइड डिस्टेंस कम होता है, डिस्टेंस कम होता है, इसलिए एयर की स्पीड जो होती है वो क्या होती है, कम होती है, और प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो टॉप पार्ट पे क्या होता है, बॉटम पार्ट पे क्या होता है, मैंने बता दिया। और सिंपल सी बात है, अगर नीचे के साइड प्रेशर ज्यादा होगा और ऊपर के साइड प्रेशर कम होगा तो ऊपर कुछ दबाने वाला कुछ नहीं है ना, इसलिए नीचे प्रेशर ज्यादा है, इसलिए आराम से क्या होगा, लिफ्ट होना स्टार्ट होगा। इसी तरह से हमारा एरोप्लेन क्या होने लगता है, उड़ने लगता है। मुझे पता है आपको उस लेवल पे भी समझा नहीं है, बट वो लोग को समझ में आ गया। अब चलते आगे, एटोमाइजर। एटोमाइजर की बात करूं, एटोमाइजर मतलब ये आरो, ये स्प्रे हमारा, ये स्प्रे। अगर मैं इसको प्रेस करता हूं, देखो पट्टे से आ गया, पट्टे से आ गया। ऐसा क्यों हो रहा है आरो, ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं बताता हूं आरो, टेंशन मत लो। अब इसके अंदर, इस एटोमाइजर के अंदर अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो एक छोटा सा पाइप होगा। आरो देखा आपने ये पाइप कभी निकाल के? झूठ बोल रहे हो, कैसे? अब ये तो बंद है, अरे ऐसे मत खोलो यार। तो ये क्यों होता है, जैसे मैं इसको प्रेस करता हूं, प्रेस करने के बाद जो स्पीड होती है बढ़ जाती है, और स्पीड बढ़ने के कारण इसमें प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और प्रेशर कम होने के कारण हमें ये स्प्रे बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। समझ में आया? तो इस तरह से एटोमाइजर भी क्या करता है, काम करता है। बस इतना याद रखो, जब भी हमने नोब को प्रेस किया, स्पीड क्या होगी, ज्यादा हो गई, और प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, और इसी तरह से हमारा एटोमाइजर क्या करता है, काम करता है। अब देखते हैं रूफ का भी सेम फंक्शन। और कभी आपने कार्टून में देखा होगा कि ऊपर का ये छप्पर आराम से उड़ जाता है, जो रूफ होता है उड़ जाता है। हाँ। ऐसा क्यों होता है? मतलब कार्टून भी देखते हो क्या? पहले देखता था। अब बड़े हो गए हो? हाँ। अब देखता हूँ। बताता हूँ, ये खत्म होने के बाद, नहीं तो अभी सबको पता चल जाएगा। तो भाई देखो, ये रूफ, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब स्पीड क्या होगी, एयर की ज्यादा होगी। एयर की स्पीड ज्यादा होगी मतलब प्रेशर क्या होगा, ऊपर के साइड प्रेशर क्या होगा, कम होगा। जस्ट अंदर एयर की स्पीड आप सभी को पता है, अंदर बाहर के कंपैरिजन में एयर की स्पीड क्या होगी, कम होगी। एयर की स्पीड कम होगी मतलब क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। और अंदर के साइड अगर प्रेशर ज्यादा है और ऊपर के साइड प्रेशर कम है, तो सिंपल सी बात है, ये रूफ आराम से उड़ के आगे चला जाएगा। और इस तरह से गाइस क्या होता है कि जब तेज हवा बहता है तो उस समय जो रूफ होता है वो उड़ जाता है। तो भाई ये सभी एप्लीकेशंस है किससे, बर्नौलिस के। और इसको बस एक ही कॉन्सेप्ट में मैंने सभी चीजें क्लियर कर दी, आपको बता दी। मेरे ख्याल से दिमाग में एकदम अच्छे से क्लियरली भर गया होगा, फिट हो गया होगा। मैं चाहता हूं मेरे हर स्टूडेंट बहुत अच्छे से लिख के अच्छी तरीके से कंप्लीट करके आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।